একদিনের ঝটিকা সফরে কোচবিহারে এলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। এদিন তিনি কোচবিহারের রাজবাড়ী এবং মদনমোহন বাড়ি ঘুরে দেখেন। এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে বিরোধীদের রাজনীতি করবার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান সিপিআইএম এর রাজত্ব থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে তৃণমূলের সময়েও রাজ্যে একইভাবে রাজনীতি চলছে। पिछले 2021 के बाद देखा गया बंगाल में काफी सारे कार्यकर्ताओं की आपके मौत हुई है। पिछले शुक्रवार की घटना थी, यहाँ भी जिले में दिहाता में आपके कार्यकर्ता को घर में घुसकर गोली मार देने की घटना। ये जो हालात है यहाँ के, इस विषय पर क्या बोलते? नहीं, आज मैं जाऊंगा कार्यकर्ता के घर, हम जाने कार्यकर्ता घर जाएंगे। देखिए, ये जो वायलेंस का जो कल्ट है, ये सीपीएम ने बंगाल में शुरू किया कि अपने विरोधी को टेरराइज करके रखो, विरोधी की हत्या कर दो, विरोधी के घर में घुसकर उसको तंग करो, कोई दूसरे पार्टी की मीटिंग नहीं हो सकती। सीपीएम चली गई। अब उसी कल्चर को टीएमसी ने बंगाल में लागू किया। तो देखिए, कोई भी हिंसा वायलेंस करके बहुत दिनों तक पब्लिक को रोक नहीं सकते। सीपीएम ने इतना वायलेंस किया तो चली गई ना, टीएमसी आ गई कि नहीं आ गई? और टीएमसी ने इतना वायलेंस किया तो भी 18 लोकसभा की सीट हम जीते कि नहीं जीते? 77 एमएलए जीते कि नहीं जीते? 3 एमएलए से 77 एमएलए हो गए। तो देखिए, ये वायलेंस जो करेंगे उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए। जनता हिंसा नहीं चाहती, जनता ब्लड बाथ नहीं चाहती, जनता शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन। यही नक्सलबारी था ना, बगल में था ना नक्सलबारी ना, नक्सलबारी पूरी दुनिया में कि हिंसा से सत्ता परिवर्तन करेंगे। हम लोगों ने भारत में दिखला दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए जो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं उनको जनता जवाब देगी। हम तो अपने कार्यकर्ताओं की जो मदद कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन हिंसा की राजनीति बहुत दिनों तक चल नहीं सकती। कितना जनता को दबाएंगे? तो सीपीएम को तो जिंदगी भर राज करना चाहिए था, क्यों चली गई सीपीएम? सीपीएम ने भी तो बहुत हिंसा किया, बहुत वायलेंस किया था कि नहीं किया था? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। অন্যদিকে নোট বাতিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাজারে বড় নোটের প্রচলন কম চলে, খুচরো নোটের প্রচলন বেশি। 2000 টাকার নোট অস্থায়ী হিসেবে আনা হয়েছিল, আর ঠিক তছরূপে এই নোট ব্যবহার করা হয় বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সকল রাজ্যকে সমানভাবে দেখা হয়। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে বিমাতৃসুলভ আচরণের, তা এদিন নস্যাৎ করেন তিনি। नहीं होगा, और हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कोई प्रधानमंत्री डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि फॉर्मूला ड्रिवन है। कोई चाहकर भी किसी स्टेट को ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि यूपी में हमारी सरकार तो हम ज़्यादा पैसा दे देंगे, नहीं दे सकते। फॉर्मूला बना हुआ है, उसी फॉर्मूले से चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो या बंगाल हो, लेकिन ये हर बार कहते भेदभाव भेदभाव। हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र की सरकार किसी भी राज्य सरकार से कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती। आप करप्शन में इन्वॉल्व रहिएगा तो सीबीआई होगा, ईडी होगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं जो है। और सर, जो नोटबंदी हुआ था, और नोटबंदी के बाद 2000 रुपया जो नोट चेंज हुआ, मतलब 30 सितंबर तक बंद किया, ये बोल रहे तुगलक ही चल रहा है। तुगलक ने बार बार मुद्रा को चेंज किया था, इसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसा है कि 2000 का नोट बंद होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने ही उठाया था 6 महीना पहले, देश भर के सब अखबारों के अंदर। और ध्यान रखिए कि 2000 का नोट टेम्परेरी लाया गया था।
2000 का नोट जब नोटबंदी लागू हुआ, 500 और 1000 का नोट बंद किया गया, तो लोगों को नोट बदल के देना था, उतना नोट नहीं था, तो टेम्परेरी अस्थायी तौर पर 2000 का नोट लाया गया, ताकि आपको 500 का 4 नोट के बजाय एक ही नोट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और 3 साल से उसका प्रिंटिंग बंद है। और 2000 का नोट किसी के पास है क्या? 1-2 नोट होगा आप में से किसी के पास, वो भी नहीं होगा। किनके पास है? बड़े लोगों के पास, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो पशु तस्करी करने वाले जो लोग हैं, जो पार्थो चैटर्जी जैसे लोग हैं, जो शिक्षक भर्ती घोटाला, उनके घर में देखा होगा 2-2 हज़ार का नोट जो है। तो इसलिए जब 4 साल से प्रिंटिंग बंद है, तो सरकार ने तय किया कि अब हम उसकी प्रिंटिंग बंद कर दिया, उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में 500 का डॉलर है क्या? नहीं। 100 रुपया, 100 करेंसी, $100 सबसे बड़ा। तो अगर अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के जितने बड़े देश हैं, कहीं भी 50 रुपया या 100 रुपये से ज़्यादा का करेंसी नहीं है। मैं अभी गया था इंडोनेशिया 1 महीना पहले। इंडोनेशिया में 1 लाख का करेंसी। तो भाई बर्मा में मैं गया, बर्मा, वहाँ पर अगर 1000 रुपया तो बोरे में रुपया भरकर ले जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर बड़े नोट नहीं होते। तो इसीलिए नोटबंदी के समय में इसको टेम्परेरी लॉन्च किया गया था। इसका कोई पर्पस नहीं रह गया, स्टोर करने में इस्तेमाल होने लगा, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया। लोकल पब्लिक को कोई परेशानी नहीं। बड़े आदमी को दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन छोटे आदमी को कोई दिक्कत नहीं। और 30 सितंबर के बाद देखिए आगे क्या होता है। বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী ট্রেনের দুর্ঘটনার সময় প্রাক্তন রেলমন্ত্রীরা কি পদত্যাগ করেছেন? রেলের উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে তিনি আরো বিস্তারিত আরো অনেক কিছু করা হবে, এসব কিছুই আজ বর্ণনা করেন। इसके बारे में विरोधी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि रेल की स्थिति नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैंने बोल दिया ना, मैंने क्या कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है रेल सेफ्टी पर। उसके बाद भी कोई घटना घट सकती है, घटी है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमने तो दिखा दिया कि 5 साल में कैसे रेल एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या कम होती चली। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये तो मैंने कही दिया आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब ये फॉल्ट आदमी का फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, जो भी हुआ है, लोगों की जान तो चली गई, लोग मर तो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार 1 लाख करोड़ रुपया सेफ्टी पर खर्च किया। उसी का परिणाम था कि लगातार घटनाएं कम होती चली गई। फिर भी एक घटना घटी है, इसको ध्यान रखेंगे, देखेंगे। भी वंदे भारत ट्रेन आ रही है, आ गई। 19 या 20 ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। बंगाल में भी 3 ट्रेन है ना, जलपाईगुड़ी से भी ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसका स्पीड 140 to 160 है। तो और सरकार ध्यान रखेगी आगे, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इसके लिए और क्या करने की आवश्यकता है, वो सरकार करेगी। ये एक्सीडेंट को लेकर रेल मंत्री ने इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मेरा कोई व्यक्तिगत स्टैंड पॉइंट ही ना होगा। भाई ममता बनर्जी के समय में हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। गैसल कहाँ पर था? गैसल बंगाल में है। और इस्तीफा कब दिया? अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इलेक्शन में 2 महीना बाकी था, तो चुनाव में सिंपैथी लेने के लिए रिजाइन कर दिया नीतीश कुमार ने। और जब अटल जी की सरकार 99 में फिर बनी 2 महीने के बाद, तो फिर सरकार में शामिल हो गए। जब रिज़ाइन करने का तो मतलब होता है रिज़ाइन, दोबारा नहीं बनेंगे। एक बार रिज़ाइन कर दिया, फिर दोबारा बन गए, वो भी रेल मंत्री बन गए। इसलिए कोई इसमें अश्विनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
ममता बनर्जी के समय में अगर इतने लोग मरे तो ममता बनर्जी जिम्मेवार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेलवे में जो काम हुआ है, कि ममता बनर्जी बाकी के समय में क्या होता था, घोषणा हो गई, बजट में प्रोविज़न नहीं है, शिलान्यास हो गया और छोड़ के चले गए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। अब एक एक करके प्रोजेक्ट्स को पूरा कौन कर रही है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये ब्रॉड गेज ये जो था जलपाईगुड़ी से ब्रॉड गेज वगैरह का जो काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया ना पूरा। डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, आपकी जानकारी के लिए रेलवे का 85% इलेक्ट्रिफिकेशन 5 साल में पूरा हो गया, 85%, और 1 साल के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलेगी, ताकि कार्बन एमिशन, प्रदूषण कम से कम हो सके। इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो कुछ जिक्र किया, चूँकि आप उतनी जगह नहीं है कि आप छाप सकें, लेकिन जो काम किया है, हर फील्ड में काम किया है। लेकिन जो बंगाल की सरकार है, इसलिए हम डबल इंजन सरकार करते हैं। ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, ये रोज झगड़ा करती है। ये जो है मनरेगा के अंदर जो गाइडलाइन था उसका पालन नहीं किया। पीएम आवास योजना यानी आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू नहीं किया, पीएम फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया। तो केंद्र की योजना को सैबोटेज करो और झगड़ालू, क्या बोलते हैं बंगला में, झगड़ा करने वाला, क्या बोलते हैं बंगला में? বাংলার একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে, সেই সাথে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে। এদিন তিনি 2024-এ বিজেপিকে তৃতীয়বারের জন্য সরকারে নিয়ে আসার আহ্বান জানান সুশীল মোদী। সেই সাথে বাংলায় বিজেপিকে নিয়ে আসার আহ্বান করেন তিনি। भले बीच के दिनों में बंगाल में जिस तरह का वायलेंस हुआ, जिस तरह के बम विस्फोट हो रहे हैं, कल भी देखा मैंने एक टॉयलेट में कहीं पर एक बम विस्फोट हो गया। तो ये जो सीपीएम का कल्चर था, वही कांग्रेस, वही कल्चर जो है टीएमसी यहाँ पर ला रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को कितना तंग किया गया, परेशान किया गया, कितना वायलेंस हुआ, फिर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जगह पर अडिग हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। थैंक यू सर।